हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे वायुमंडल एटमॉस्फेयर की, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपके ये ईवीएस का पार्ट है और आपके टीईटी और सुपर टेट, सी टेट, इन सब परीक्षाओं के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसमें हम पढ़ेंगे संगठन, वायुमंडल की संगठन व संरचना, और इसमें डिफरेंट लेयर्स पाई जाती हैं जिनसे संबंधित क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, और वीडियो पसंद आती है तो लाइक एंड शेयर भी करिएगा। तो पहले समझते हैं कि वायुमंडल होता क्या है, वायुमंडल का तात्पर्य क्या है। वायुमंडल से मतलब है पृथ्वी के चारों ओर वायु के विस्तृत भंडार को ही हम वायुमंडल कहते हैं। ये एक जनरल वे में हम समझ रहे हैं कि वायुमंडल क्या होता है। इसके माध्यम से ही सौर विकिरण की लघु तरंगें पृथ्वी के धरातल तक पहुंचती हैं। तो ये एक मीडियम का काम करता है वायुमंडल। नाना प्रकार की भौतिक और रासायनिक क्रियाएं वायुमंडल की वायु के कारण ही संपन्न होती हैं। तो वायुमंडल के अनेक दृश्य जैसे कि आप देखते हैं, इंद्रधनुष, बिजली का चमकना, कड़कना, प्रभामंडल, किरीट, मरीचिका, ये सब क्या होते हैं? प्रकाश या विद्युत के कारण उत्पन्न होते हैं। और कहाँ पे होते हैं? वायुमंडल में। तो वायुमंडल में ये सारी क्रियाएं होती रहती हैं। ठीक है, आगे हम देखते हैं वायुमंडल के संगठन, इसके कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर क्या है। तो वायुमंडल के संगठन में क्या क्या चीज़ें होती हैं? वायुमंडल अनेक गैसों का सम्मिश्रण है, जिसमें क्या क्या होते हैं? ठोस और तरल पदार्थों के कण असमान मात्राओं में तैरते रहते हैं, इसमें से सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन इम्पॉर्टेंट है। ये सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। कितना? 78%। तो इसका जो परसेंटेज है वो सबसे ज़्यादा होता है, और बाकी जो गैसेस होती हैं उनका थोड़ा कम होता है। इसके बाद कौन कौन सी आती हैं? इसके बाद देखिए ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, नियॉन, हीलियम, ओजोन और हाइड्रोजन। ये सारी गैसेस वायुमंडल के अंतर्गत पाई जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर तो ये हो गई इसकी रेशियो की बात। इसके अतिरिक्त जलवाष्प होता है, वाटर वेपर जिसको कहते हैं, धूल के कण, डस्ट पार्टिकल, और अन्य प्रकार की अशुद्धियाँ भी असमान मात्रा में वायुमंडल में पाई जाती हैं। और जैसे विश्व की मौसमी दशाओं के लिए जलवाष्प, धूल के कण तथा ओजोन, ये सब भी बहुत महत्वपूर्ण है। ओजोन O3, जिसको O3 कहा जाता है। तो ये ओजोन जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपने ओजोन के बारे में बहुत कुछ सुन भी रखा है और पढ़ा भी है, तो इसको आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे। अभी आप वायुमंडल के बारे में जानिए। और वायुमंडल जलवाष्प की जो प्राप्ति होती है, ये कहाँ कहाँ से होती है, किन सोर्स के थ्रू होती है? ये होती है सागरों, जलाशयों तथा मृदाओं के जल से होती है। और इन जलवाष्प के कारण ही कौन कौन से क्रियाएं होती हैं? बादल, कोहरा, पाला, वर्षा जो होती है इसी के द्वारा होती है, जलवाष्प के थ्रू होती है। ओस, हिमपात जिसको बोलते हैं, ओला होता है, ओलावर्षण होता है। ये सारी क्रियाएं क्या होती हैं? जलवाष्प के कारण होती हैं। और जो वायुमंडल में ओजोन परत पाई जाती है, इसकी भी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। तो इन सब चीज़ों को हम डिटेल में पढ़ेंगे। आप अभी यहाँ पर एज ए इंट्रोडक्शन समझिए। ठीक है, आगे देखते हैं ये अलग अलग फैक्टर क्या हैं। यहाँ पर देखिए ये नाइट्रोजन है, N2, इसको N2 बोलते हैं। यह वायुमंडलीय गैसों में सर्वप्रमुख है। लेगुमिनियस पौधे वायुमंडलीय नाइट्रोजनी पोषक तत्वों की पूर्ति करते हैं। तो ये हो गया सबसे ज़्यादा पाया जाने वाली गैस है। ऑक्सीजन, यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन O2, यह मनुष्यों और जंतुओं के लिए प्राणदायिनी गैस है। मालूम ही है कि ह्यूमन बीइंग के लिए ऑक्सीजन जो है सांस लेने के लिए बहुत ज़रूरी होती है। और पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा इसे वायुमंडल में छोड़ते हैं। तो पौधों के लिए क्या होता है? ये प्रकाश संश्लेषण में इसको छोड़ते हैं, और इसी ऑक्सीजन को जो है ह्यूमन बीइंग वो अपने लिए यूज़ करता है श्वसन क्रिया के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखिए ऑर्गन। ये क्या है? यह एक अक्रिय गैस है, इनर्ट गैसेस हैं। इसके अतिरिक्त वायुमंडल में हीलियम, नियॉन, यहाँ पर ये देखिए हीलियम, नियॉन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, ये सारी गैसें भी पाई जाती हैं, लेकिन अल्प मात्रा में होती हैं। तो ये हो गया इनर्ट गैसेस के बारे में। ये सारी चीज़ें कंपोजिशन के तौर पे वायुमंडल में पाई जाती हैं। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक ज़रूर करिएगा। आगे देखिए कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, ये क्या होता है? ये भारी गैस है। अब भारी गैसेस जो होती हैं वायुमंडल के निचली परतों में, तथा हल्की गैसें क्या होती हैं? वायुमंडल के ऊपरी परत में स्थित होती हैं। तो ये क्या है? एक ध्यान रखने वाली बात है कि ये एक भारी गैस है।
सौर विकिरण के लिए पारगम्य है किंतु पार्थिव विकिरण के लिए अपारगम्य है। और ये जो है ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए भी, यहाँ पर ये देखिए ग्रीन हाउस इफेक्ट, ये ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए उत्तरदायी है। तो क्या होता है ग्रीन हाउस इफेक्ट, इसको हम आगे डिटेल में, क्योंकि ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, इस वीडियो में इसको पूरा नहीं कवर कर सकते हैं, इसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी। तो जब क्या होता है कि ये ग्रीन हाउस इफेक्ट जो होता है, इसकी मात्रा, अगर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है तो तापमान में वृद्धि होती है, और तापमान में जो वृद्धि होती है यही क्या होता है ग्रीन हाउस इफेक्ट और ग्लोबल वार्मिंग इफेक्ट, यही होता है। ठीक है, तो ये हो गया कार्बन डाइऑक्साइड का इफेक्ट। और अगला है देखिए ओजोन, O3। O3 क्या होता है, वायुमंडल में इसकी मात्रा बहुत कम होती है, इसकी मात्रा कम होती है, परंतु यह वायुमंडल का एक महत्वपूर्ण घटक है। क्यों? क्योंकि यह एक फिल्टर का काम करता है। ये एक फिल्टर का काम ऐसे करता है कि जो सूर्य की अल्ट्रावायलेट रेज आती हैं इनको यह अवशोषित कर लेता है, इनको एब्सॉर्ब कर लेता है और पृथ्वी मंडल पर इनको पहुंचने से रोकता है। अगर यदि ये किरणें सतह तक पहुंच जाएं तो क्या होगा, तापमान में वृद्धि, मतलब ग्लोबल वार्मिंग इफेक्ट ज़्यादा हाई हो जाएगा और चर्म कैंसर, स्किन कैंसर का खतरा हो सकता है। तो इसके लिए ओजोन का होना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, हमारे लिए बहुत ही लाभदायक है। और जेट वायुयान से निकलने वाली नाइट्रस ऑक्साइड और AC रेफ्रिजरेटर से निकलने वाली और इनमें जो प्रयुक्त होने वाली होती है CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये जो होता है इसकी परत को नुकसान पहुंचाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये AC और रेफ्रिजरेटर में जो प्रयुक्त होती है वो CFC गैस होती है, इसकी परत को नुकसान पहुंचाता है। ओजोन परत की जो मोटाई होती है इसको डॉप्सन में नापा जाता है। कभी कभी ये पूछा जाता है कि जो ओजोन लेयर होती है इसकी नापने की यूनिट क्या है, तो ये आप याद करेंगे डॉप्सन। और इस परत के जो लॉस होता है, जो ओजोन लेयर के लॉस को बचाने के लिए जो प्रोटोकॉल चलाया गया था वो क्या था, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मैं सारे प्रोटोकॉल्स, बहुत सारे प्रोटोकॉल हैं और उनकी अलग अलग विशेषताएं, ये इसका जो है एक अलग से वीडियो में डाल दूंगी। ठीक है, अभी आप इसको ऐसे याद रखिए कि ओजोन परत संरक्षण के लिए जो प्रोटोकॉल चलाया गया था वो किससे संबंधित था, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ठीक है, तो ये हो गया आपका ओजोन का एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन। अगला देखिए क्या है, वाटर वेपर, जल वाष्प जिसको कहते हैं। यहाँ पर क्या होता है कि वायुमंडल में प्रति इकाई आयतन में इसकी मात्रा बहुत कम होती है, 0 to 4% होती है। तो यहाँ पर इसकी परसेंटेज नहीं पूछा जाता है, जल वाष्प का बस ये पूछा जाता है कि इसकी इम्पॉर्टेंट क्या है। ऊंचाई के साथ साथ क्या होता है, जल वाष्प की मात्रा में कमी आती है और CO2 की तरह ही जल वाष्प भी ग्रीन हाउस इफेक्ट उत्पन्न करता है। तो यहाँ पर ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए क्या क्या हो गए, कार्बन डाइऑक्साइड हो गई और वाटर वेपर हो गया, इस तरह से ये सारी चीज़ें इसमें इफ़ेक्ट डालती हैं। और ये जो ग्रीन हाउस इफेक्ट उत्पन्न करता है, विकिरण ऊष्मा को सुरक्षित रखता है। ठोस, ये जो वाटर वेपर होता है ये 3 स्टेजेस में पाया जाता है, जैसे ठोस, द्रव और गैस। इन तीनों अवस्थाओं में वाटर वेपर पाया जाता है। और अगला देखिए डस्ट पार्टिकल, धूल कण। ये मुख्यतः समुद्री नमक, सूक्ष्म मिट्टी के कण, धुएं की कालिख, जैसे इंडस्ट्रियल एरिया है वहाँ पर कुछ उद्योग धंधे चलते हैं, इंडस्ट्रीज चलती हैं, तो वहाँ पे धुआं उड़ता है, कालिख होती है और राख होता है। फिर पॉलन ग्रेन्स होते हैं फूलों के, धूल तथा उल्कापात के कण, ये सब इसमें डस्ट पार्टिकल्स में शामिल होते हैं और ये भी वायुमंडल में शामिल होते हैं। तो इसमें से हमें बहुत कुछ दिखाई देते हैं, कुछ नहीं दिखाई देते हैं। ये मुख्यतः वायुमंडल के निचले स्तर अर्थात शोभ मंडल में पाए जाते हैं। जो निचला स्तर होता है वहाँ पे ये पाए जाते हैं। इनका भी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है। कैसे होता है, इनका सौर विकिरण के परावर्तन, प्रकीर्ण तथा अवशोषण करने में विशेष योगदान रहता है डस्ट पार्टिकल का। जो ये डस्ट पार्टिकल होते हैं इनका वायुमंडलीय गैसों के साथ मिलकर जो प्रकीर्ण होता है उसके परिणाम स्वरूप ही आकाश हमें नीला दिखाई देता है। तो जो आकाश का रंग नीला दिखाई देगा तो ये किस लिए, जो ये डस्ट पार्टिकल है इनके प्रकीर्ण के कारण ही होता है। और सूर्योदय और सूर्यास्त के समय आपने देखा होगा कि जो लाल सूर्य जो है इसका जो आसमान का रंग होता है वो लाल हो जाता है। तो ये भी इसीलिए होता है कि प्रकीर्ण होता है डस्ट पार्टिकल के थ्रू, इसलिए उस समय वो लाल हो जाता है।
यह वर्षा, कोहरा और मेघ निर्माण में भी मदद करते हैं। तो डस्ट पार्टिकल का ऐसे इंपॉर्टेंट रोल होता है कि ये किन किन चीज़ों में योगदान अपना देते हैं। अब हम पढ़ते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर, वायुमंडल की संरचना। फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आ रहा है, आपको लग रहा है कि हेल्पफुल है, तो हमारे मोटिवेशन के लिए आपको लाइक ज़रूर करना चाहिए। एक लाइक तो हमारे लिए बनता ही है, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिए, ठीक है। और फ्रेंड्स के बीच में सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, ताकि उन लोगों तक भी एक अच्छा कंटेंट पहुँचे। और जितने भी EVS के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, मैं वो सारे इस अपने चैनल में कवर कराऊंगी। तो आप पेपर उठा के देखिए, चाहे वो TET का हो, CTET का हो या शिक्षक भर्ती का हो। अब अभी सभी आपके पेपर होने हैं अभी 2021 में, तो वो सारे आपके कवर कराएंगे। और उनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं वो प्रीवियस ईयर में जो आए हुए हैं, जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन उससे बनते हैं, उनके भी वीडियो। लेकिन मैं इस तरह से नहीं पढ़ाती हूँ बिल्कुल भी, जैसे मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगी, लेकिन अधिकतर ये होता है लोग क्वेश्चंस के थ्रू पढ़ाते हैं। लेकिन मेरा अपना मानना है कि आपका कॉन्सेप्ट पहले क्लियर होना चाहिए। तो कॉन्सेप्ट अगर क्लियर होगा तो आपको क्या होगा, क्वेश्चन कहीं से भी बनेंगे, आपको बिल्कुल सॉल्व करने में दिक्कत नहीं होगी। तो क्वेश्चन मैं आपकी प्रैक्टिस के लिए डालूंगी, लेकिन उसके पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। अब पढ़ते हैं वायुमंडल की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर। तो यहाँ पर ये देखिए, रासायनिक संगठन दृष्टि से वायुमंडल को 2 परतों में बांटा गया है। अब वायुमंडल की जो 80 किलोमीटर की मोटाई में गैसों का मिश्रण एक समान रहता है, तो इसे हम क्या कहते हैं, होमोस्फीयर। और दूसरा क्या होता है, हेट्रोस्फीयर, मतलब सममंडल और विषम मंडल। तो सममंडल में क्या होगा कि गैसों का मिश्रण एक समान होगा, और विषम मंडल में क्या होगा, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, यहाँ पर ये देखिए नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हीलियम, हाइड्रोजन, इन सब की अलग अलग लेयर्स होती हैं, इसलिए इसे विषम मंडल, हेट्रोस्फीयर भी कहा जाता है, ठीक है। अगला देखिए, अब वायुमंडल की जो लेयर्स होती हैं इनको 5 स्तरों में बांटकर देख सकते हैं। तो ये 5 लेयर कौन कौन से हैं, क्योंकि यहाँ से भी आपके क्वेश्चन बनते हैं। ये जो लेयर होती हैं ये इंपॉर्टेंट ऐसी है कि हर एक लेयर का एक अलग अपनी विशेषता होती है, हर एक लेयर अपने आप में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। तो इसको हम थोड़ा सा ब्रीफ में जानेंगे कि हर एक लेयर में क्या क्या अलग अलग एक्टिविटीज़ होती हैं, अलग अलग कौन कौन सी इसकी विशेषताएं हैं। तो इसमें ये देखिए, पहले है क्षोभ मंडल, समताप मंडल, और फिर है मध्य मंडल और आयन मंडल और वायुमंडल। यहाँ पर आप ऐसे ध्यान रखिए, मध्य मंडल देखिए बीच में ही है, उसके ऊपर क्षोभ मंडल, समताप मंडल। क्षोभ मंडल पृथ्वी के बिल्कुल समीप का होता है लेयर, और वही मंडल सबसे ऊपर का। तो ठीक है, ऐसे याद करिएगा कि 2 लेयर इधर की हो गई और 2 लेयर उधर, मध्य मंडल बीच में हो गया। अब आप इसको एक डायग्राम के थ्रू समझिए। देखिए यहाँ पर है वायुमंडल की संरचना और विभिन्न परतें। यहाँ पर आप ये देख रहे हैं, ये जो डॉटेड दिखाए गए हैं जो पिंक कलर से, तो यहाँ देखिए ये क्षोभ मंडल है, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और वही मंडल, ठीक है। तो यहाँ पर आप ये देख रहे हैं, इसमें क्या है, देखिए सबसे निचली परत है क्षोभ मंडल, ट्रोपोस्फीयर है। यहाँ पर ये क्षोभ मंडल आप देख रहे हैं, यहाँ पर इसमें देखिए समस्त मौसमी परिवर्तन, देखिए यहाँ बिजली का चमकना, मेघ का बनना, वर्षा, ये सारी जो क्रियाएं हैं ये क्षोभ मंडल में हो रही हैं। तो इस मंडल में क्या हुआ, मेघ, वर्षा, बिजली चमकना, ये सारी क्रियाएं होती हैं, और समस्त मौसमी परिवर्तन यहाँ पे ही होते हैं। ये पृथ्वी के समीप का मंडल होता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्षोभ मंडल। अभी इसको हम आगे और डिटेल में भी पढ़ेंगे, अभी आप इसको एज ए फिगर के थ्रू, अगर ये फिगर आपको याद रहेगा ना तो आपको बिल्कुल लेयर्स पूरी याद रहेंगी, और ये भी याद रहेगा एक फिगर के थ्रू कि किस मंडल में कौन सी क्रिया हो रही है। एक बार भी आप क्लिक करेंगे ना तो वो बिल्कुल आपको याद आ जाएगा, क्वेश्चन में गलत नहीं होगा। अब दूसरा देखिए समताप मंडल, यहाँ पर है ये समताप मंडल, इसमें मौसमी घटनाएं नहीं होती हैं, और यहाँ पर क्या होता है, ये देखिए जेट यान दिखा रहा है, तो ये वायुयान चालकों के लिए उत्तम मंडल है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी मौसमी हलचल नहीं होती है। अब यहाँ देखिए मध्य मंडल है, ये है यहाँ पर मध्य मंडल, 50 किलोमीटर के डिस्टेंस पे दिखा रहा है। तो यहाँ पे टेम्परेचर जो है अचानक गिरावट आ जाती है टेम्परेचर में, तो मध्य मंडल में इसकी विशेषता यही कि टेम्परेचर में अचानक गिरावट आ जाती है। फिर देखिए आयन मंडल, ये है यहाँ पर, ये रेडियो तरंगे दिखा रहा है, याद रहेगा। आयन मंडल मतलब यहाँ विद्युतीय एवं चुंबकीय घटनाएं घटित होती हैं, और जो रेडियो तरंगे होती हैं विभिन्न वेवलेंथ की यहाँ पर परावर्तित होती हैं। तो यहाँ पर आयन मंडल मतलब रेडियो तरंगे,
जो आयन आवेशित कण होते हैं उन्हीं के थ्रू ये तरंगें परावर्तित होती हैं। तो ये हो गया। अब देखिए सबसे आउटर यहाँ पर है वही मंडल। यहाँ पर क्या होता है, सबसे बाहरी परत है, यहाँ H2 और हीलियम गैसेस की प्रधानता होती है। तो इस तरह से ये हमने सारे लेयर्स एक डायग्राम के थ्रू देख लिए। अब हम इसको देखते हैं आगे, इनका एक एक का वर्णन क्या है। ये देखिए पहला है क्षोभ मंडल, ट्रोपोस्फियर। यहाँ पर ये है ध्रुवों पर ये 8 किलोमीटर तथा विषुवत रेखा पे 18 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। पिछले फिगर में आपने देखा भी है, यहाँ पर ये देखिए ये हो गया 8 किलोमीटर और ये 18 किलोमीटर, ठीक है। तो ये हो गया क्षोभ मंडल की बात हो गई। इसकी ऊंचाई विषुवत रेखा पर सर्वाधिक तथा ध्रुवों पर सबसे कम होती है। वायुमंडल में होने वाली समस्त मौसमी गतिविधियाँ क्षोभ मंडल में ही पाई जाती है, ये आपको पता ही है, अभी बताया गया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है कि जितनी भी आंधी, चक्रवात, तूफान, ये जो भी मौसमी घटनाएं होती हैं ये इसी क्षोभ मंडल में होती हैं। यह परत जो होती है क्षोभ मंडल की, ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर जाती हुई पतली होती जाती है। ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ इसके तापमान में भी कमी आती है, क्योंकि तापमान में वेरिएशन होता है, जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ेगी तो वेरिएशन होता है। यह परत सभी प्रकार के मेघों और तूफानों को बाहरी सीमा बनाती है। और यहाँ पर क्या होता है, वायु जो होती है पूर्णतः अशांत रहती है, कुछ ना कुछ हलचल होती रहती है। अब क्षोभ मंडल के बाद आपने देखा था क्षोभ मंडल, उसके बाद दूसरा था समताप मंडल। तो क्षोभ मंडल और समताप मंडल को अलग करने वाली परत को क्षोभ सीमा कहते हैं, ठीक है। तो अब ये हो गया क्षोभ मंडल। अगला देखिए समताप मंडल, स्ट्रैटोस्फीयर। इस मंडल में क्या होता है, इस मंडल में प्रारंभ में तापमान स्थिर होता है। स्ट्रैटो मतलब स्टैटिक, तो यहाँ पर इसकी जो विशेषता है स्थिर होता है, परंतु 20 किलोमीटर की ऊंचाई के बाद तापमान में वृद्धि होने लगती है, ठीक है। तो यहाँ पर ये दिखाया गया कि इसमें जो है इतनी हलचल नहीं होती है, लेकिन 20 किलोमीटर की ऊंचाई के बाद वृद्धि होती है। ऐसा किस लिए होता है, ऐसा ओजोन गैस की उपस्थिति के कारण होता है, जो कि पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करके तापमान बढ़ा देती है। अब यह मंडल मौसमी गतिविधियों जैसे आंधी, तूफान, चक्रवात इत्यादि से मुक्त होता है। इसलिए यहाँ पर क्या होता है, विमान को उड़ाना वायुयान चालक पसंद करते हैं। यहाँ पर विमान, जेट विमान अभी आपने देखा था समताप मंडल में, तो इस तरह से विमान चालक यहाँ पे इसमें ही इस लेयर को ही यूज़ करते हैं और यहाँ पर कोई मौसमी गतिविधियाँ नहीं होती हैं। तो ये इसकी विशेषता हो गई समताप मंडल की। आई होप आपको बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। तो ठीक है, पसंद आ रहा है फ्रेंड्स तो लाइक ज़रूर करिए और सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आपको सारा कंटेंट जो है यहाँ पर टीईटी से संबंधित हो ये और आपका शिक्षक भर्ती से, प्राथमिक हो, जूनियर हो, सबका आपको यहाँ पे एक अच्छा कंटेंट दिया जाएगा। तो लाइक ज़रूर करिए और सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप चैनल और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखिए क्या है। समताप मंडल के बाद आता है मध्य मंडल, मेसोस्फीयर। इस मंडल की ऊंचाई क्या होता है, 50 से 80 किलोमीटर होती है। इसमें पता ही है तापमान में अचानक गिरावट आ जाती है। अब इसका जो तापमान है वो कितना गिर जाता है, -100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, जो वायुमंडल का न्यूनतम तापमान है। तो देखिए, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो क्वेश्चन अगर मध्यमंडल से भी बनेगा तो भी आप कर लेंगे कि तापमान में गिरावट किस मंडल में होती है, किस लेयर में होती है, तो मध्यमंडल में होती है। और इसमें जो ये गिरावट होती है -100 डिग्री सेल्सियस की, इस न्यूनतम तापमान को कहते हैं मेसोपस, ठीक है, ये एक टर्म है। अगला देखिए आयन मंडल, आयनोस्फीयर। ये क्या होता है, इसकी ऊंचाई कितनी है, 80 से 640 किलोमीटर के मध्य। इसमें क्या होता है, वही बात है, विद्युत आवेशित कणों की अधिकता होती है और ऊंचाई के साथ तापमान में वृद्धि होती है। जैसे जैसे हाइट इसकी बढ़ती जाएगी तो यहाँ पे तापमान में वृद्धि होगी। वायुमंडल की इसी परत में विभिन्न आवृत्ति की रेडियो तरंगें परावर्तित होती हैं। तो यहाँ पर रेडियो तरंगें आपको बिल्कुल ऐसे याद रहेगा कि आयन मंडल में क्या है, आयन आवेशित कण होते हैं। आयन मंडल में विद्युत आवेशित कण होते हैं, जिन्हें आयंस कहते हैं ना, पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस आपने पढ़े हैं। और ये कण क्या होते हैं, रेडियो तरंगों को भूपृष्ठ पर परावर्तित करते हैं और ये जो है बेहतर संचार को संभव बनाते हैं। कम्युनिकेशन इससे क्या होता है, ज़्यादा इफेक्टिव होता है। तो वायुमंडल की इसी परत में क्या होता है, विभिन्न आवृत्ति की रेडियो तरंगें परावर्तित होती हैं। अब ये आयन मंडल भी क्या होता है, कई परतों में बटा होता है। बस इसके आप नाम जान लीजिए, बहुत डिस्क्रिप्शन में नहीं, क्योंकि ये फिर क्या होता है ज़्यादा ब्रीफ में ज्योग्राफी के पार्ट में पहुंच जाते हैं।
तो यहाँ पर इसमें भी ये जो लेयर दिखाई गई हैं, देखिए डी लेयर, ई लेयर, एफ लेयर और जी लेयर, तो ये 4 लेयर्स हैं। इनमें भी बस वही है कि जो वेवलेंथ, जो रेडियो आवृत्ति ये होती हैं, रेडियो तरंगे होती हैं, इनकी फ्रीक्वेंसी और जो वेवलेंथ है ये वैरी करती है। हर एक लेयर की अलग अलग अपनी डिफरेंट फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ होती है, तो उतना आपको डीप में नहीं पढ़ना है। बस आप ये जानिए कि किस आयन मंडल में, मतलब आयन मंडल में क्या हो रहा है और किस मंडल में, किस लेयर में कौन सी भूमिका अदा होती है। ठीक है, आगे देखिए। तो ये समझ में आ गया आपको कि इन परतों में विभिन्न वेवलेंथ की रेडियो वेव्स पाई जाती हैं। अब एक और है लास्ट आपका वायुमंडल, एक्सोस्फीयर। इसकी ऊंचाई कितनी है? 640 से 1000 किलोमीटर के मन। इसमें क्या होता है? विद्युत आवेशित कणों की प्रधानता होती है, पर यहाँ पर ये क्या होते हैं? ये नाइट्रोजन, N2, ऑक्सीजन, हीलियम और हाइड्रोजन, इनकी अलग अलग परतें होती हैं। ठीक है, N2, O2, हीलियम और H2, इन सबों की अलग अलग परतें पाई जाती हैं। इस मंडल में क्या होता है? 1000 किलोमीटर के बाद वायुमंडल बहुत ही विरल हो जाता है और 10,000 किलोमीटर, ये जो हाइट है, अगर 10,000 किलोमीटर की ऊंचाई पे पहुंचने पे ये अंतरिक्ष में विलीन हो जाता है। मतलब एक क्या होता है, सबसे आउटर मोस्ट पार्ट है, वायुमंडल की सबसे बाहरी परत है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन और हीलियम गैस की प्रधानता ज़्यादा होती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के इस वीडियो में हम बस वायुमंडल को ही डिस्कस करते हैं। आई होप आपको ये टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, कोई भी डाउट नहीं इसमें होगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो अगर पसंद आया है तो लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा और चैनल पे बने जरूर रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।